आज एक ऐसा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो अक्सर मैसेजेस में या क्वेरीज में पूछते रहते, ख़ास तौर से जो बीओएमएस डॉक्टर जो यूनानी प्रैक्टिस करते या यूनानी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो सवाल ये है कि स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्टअप, यानी कि स्टार्टअप के हिसाब से, यानी यूनानी मतलब यानी यूनानी प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरू करें। तो उसके हिसाब से थोड़ा राय मशवरा चाहते हैं सब लोग, कौन सी किताब पढूं, क्या फॉलो करूं ताकि हम एक अच्छे हकीम बने। जो न्यू जनरेशन का भी और ओल्ड जनरेशन के जितने भी बीओएमएस डॉक्टर्स का एक हमेशा एक सवाल रहता है, एक दिमाग में क्यूरियोसिटी रहता है। देखो, तिब एक ऐसी चीज़ है, ये तिब तजुर्बे के ऊपर मुनस्सिर है, डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट, जो भी हो, ये आपके तजुर्बे के ऊपर है। ये तजुर्बा धीरे धीरे भी मिलते हैं, बहुत टाइम से भी मिलते हैं, और जल्दी भी कुछ लोग का तजुर्बा मिल जाते, कम वक्फे में बहुत सारे तजुर्बागार आ जाते, कुछ लोग बहुत वक्त मिलने के बावजूद भी तजुर्बा नहीं मिलता। एनीवे, तिब का जो मेन चीज़ है वो तजुर्बे के ऊपर ही है। हम जब यूनानी पढ़े कॉलेजों से या इदारों से, तो हमारे पास तजुर्बा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत हमारा मालूमात और नॉलेज था। अब इसको मालूमात को रखने के लिए, ये मालूमात को बढ़ाने के लिए, तजुर्बे के लिए, अगर हम एक यूनानी स्टार्टअप करना चाहते तो मैं समझता हूँ एक मुख्तसर उसको क्लासीफाई कर सकते, उसको हम कैसे यूनानी तरीके इलाज स्टार्ट करें अपने क्लिनिक में या अपनी हॉस्पिटल में, यूनानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। उसमें मेन चीज़ ये है कि एक तो जो हमारी जो एक्सिस्टिंग प्रैक्टिस है उसमें थोड़ा बहुत तजुर्बा स्टार्ट किया जाए, एक्सपेरिमेंट। हम कितने भी बड़े हकीम रहते, डॉक्टर रहते, हर चीज़, हर पेशेंट हमारे, हर बार हम एक एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उसके रिजल्ट के लिए इंतज़ार करते रहता हूँ। कितने भी तजुर्बाकार हकीम रहते, हर टाइम पे उसके एक तजुर्बे के हिसाब से वो इलाज करते रहते। तो मैं समझता हूँ कि आपने जो बड़े बड़े डिजीज़ को, जो आज तक उसकी माहियत या उसकी वजह समझ में नहीं आया, इसी बीमारी को साइड में रखो। जो हमारी क्लिनिक में जो मुसलसल आने वाली आम बीमारियों को हाथ में लो, ख़ासतौर से जीएटी हो या मैदे की वो शिकायत हो या लिवर डिसऑर्डर हो, जो हमारे पास हमारे पास अच्छा खासा उसका उसूल इलाज और हम उसमें एकदम कमांड है उसके ऊपर, उससे स्टार्ट करो। उससे क्या होता है कि छोटी छोटी जो जीत होते हैं वो हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। हमेशा कहते हैं कि अगर पूरी हिंदुस्तान की हकीम डॉक्टर या बीओएमएस डॉक्टर्स एक दिन भी, अगर एक मरीज को भी अगर यूनानी तरीके से इलाज किया होता तो आज यूनानी की आलम नहीं रहा होता, यूनानी फ्रंट लाइन में रहा होता। सिर्फ एक मरीज को यूनानी के तरीके इलाज से अगर मैनेज किया होता। बहरहाल देर मगर दुरुस्त तभी भी वक्त है। मैं समझता हूँ कि 1 और 2 पेशेंट को अपनी जो हमको कमांड है अपने डायग्नोसिस के ऊपर और दवा के ऊपर, तो उससे स्टार्ट करो। एक मेथड ये, ताकि धीरे धीरे हमारे क्लिनिक में और हमारी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाए। दूसरी चीज़, थोड़ा सा जितने भी बड़े हकीम रहते, कितने भी पुराने हकीम रहते, इस चीज़ में तजुर्बा कमी होता है, तो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, हमेशा करते रहो। तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसा है कि मैंने बताया, एक तो तजुर्बा है, दूसरा इल्म हासिल करने के तरीका। आज तो रीडिंग है, और ऐसे यूट्यूब, ऐसे सोशल मीडिया भी बहुत सारे ज़राए अपने को अपनी इल्म पे इजाफा करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुख्तसर सोर्स है। नो डाउट रीडिंग उसकी कोई बदल है ही नहीं, हमने रीडिंग बहुत मुख्तसर कर दिए थे, क्योंकि हम जो बीओएमएस में पढ़ने के टाइम पे सिर्फ हमको सिलेबस के एतबार से मार्क स्कोर करके पास होना है, बाकी हमारा कोई मकसद ही नहीं था।
तो रीडिंग के मसला वो मेंटेन रखो या उसको बरकरार रखो, कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा रीडिंग के लिए। तो क्या रीड करो, दैट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि मैं समझता हूँ कि हकीम को एक वास्ट रीडिंग होना चाहिए, मतलब एक इररेस्पेक्टिव ऑफ हर सब्जेक्ट के ऊपर मालूमात होना चाहिए हकीम को। लेकिन जब मतलब के एतबार से अगर स्टार्ट करने के एतबार से एक चीज़ ये कि एक तो कुल्लियात का थोड़ा बहुत फंडामेंटल मालूमात होना चाहिए ताकि हम ब्लंडर मिस्टेक न करें, थोड़ा मुफरदात का, थोड़ा मुरक्कबात का, और कुछ जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज से मेरा मुराद ये है कि मैं समझता हूँ पुराने ज़माने में ये कहते थे कि हकीम को 14 इल्म का माहिर होना चाहिए तब उनको हकीम कह सकते। 14 तो छोड़ो, आजकल अपने पास इतना पेशेंट आते हैं, कम से कम थोड़ा बहुत काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग इज़ बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि काउंसलिंग हर किस्म के लोग काउंसलिंग चाहते हैं। तो काउंसलिंग के लिए हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास थोड़ा बहुत फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे बड़ा मेरिट है यूनानी वालों के लिए कि हम हर चीज़ का फंडामेंटल पहले से हमने जान चुके। सो हम कोई भी सिस्टम की कोई फैकल्टी या कोई साइंस के फंडामेंटल बातें हम कर सकते हैं हमारे नज़रिए के थ्रू या हमारे उसूलों के ज़रिए। उसमें जो कुल्लियात पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट जो है, हमने तो अल-कानून बड़े बड़े किताब का नाम सुना, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ सीखना है कुल्लियात को, सबसे बेस्ट किताब है कुल्लियात नफीसी। थोड़ा शुरू में जैसे मैथमेटिक्स के जैसे लगेंगे हमको, लेकिन बहुत इतनी इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट हो। कुल्लियात नफीसी है, मुख्तसर कुल्लियात बोल के किताब आते हैं, यानी कि वो अल-कानून का पूरा मुख्तसर है, छोटा सा किताब है। वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ से, क्योंकि दिल्ली वगैरह में आपको सब मिल जाएंगी तमाम किताबें। मुख्तसर कुल्लियात बोले, कुल्लियात की मुख्तसर है वो। फिर हमने पढ़े उसूल तीब, ये सब चीज़ कुल्लियात की अलग अलग किताबें, लेकिन चीज़ फंडामेंटली एक ही है। कुल्लियात नफीसी पढ़ो, उससे धीरे धीरे स्टार्ट करो। कुल्लियात से नफीसी के साथ सबसे बेहतरीन किताब है आपकी नज़रिया, जो तिब के ताल्लुक से आपकी नज़रिया, आपकी कॉन्सेप्ट बदलने वाली किताब मैं समझता हूँ फिरदौसुल हिकमत। इब्न रब्बन तबरी का किताब है, मैंने तकरीबन उसको 1000 बार पढ़ा होगा। कभी भी सफ़र में वो किताब मैं हाथ में रखता हूँ, इतनी बेहतरीन किताब है। वाकई वो फिरदौसुल हिकमत है, वो हिकमत का फिरदौसी है वो। उस किताब में कैफियत से लेके, इल्मुल नुजूम से लेके, मुरक्कबात से लेके, पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब हर चीज़ को उसने टच किया। मैं समझता हूँ कि वाकई इब्न रब्बन तबरी की जो सोच है, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इब्न सीना के आगे ही, मतलब उतना उनकी जो सोच थे, उनकी जो फिलोसफिकल थॉट, बहुत बेहतरीन तरीके से किताब लिखा। कोई भी आदमी कोई भी पेज उठा के पढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूएशन नहीं, मतलब कहीं भी बीच में से भी उठा के पढ़ सकते हैं। तो वो किताब है फिरदौसुल हिकमत, अरबी में भी, उसको उर्दू में इसका ट्रांसलेशन वो भी दिल्ली में हिजाज पब्लिशिंग हाउस या 2-3 दुकानें वहाँ से आपको सब मिल जाते हैं। तो वो किताब पढ़ो, एक तो कुल्लियात नफीसी और एक फिरदौसुल हिकमत। और इसके साथ ये अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल, अगर इसकी जो उसूल, ये जो चीज़ हमने पढ़ लिया कुल्लियात, तो उसमें बाकी किताबें पढ़ने में आपको आसान रहता है। जैसे हमने वैसे ऑथेंटिक किताबों में गिनते हैं कि किताबुल मंसूरी, किताबुल हावी, कामिलुस सना, किताबुत तहसीर वगैरह, ये सब किताब पढ़ने में बहुत दुश्वारी इसलिए होती है कि वो लैंग्वेज जो है ना, ज़्यादातर कुल्लियाती लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कुल्लियात नफीसी पढ़ के इसकी फंडामेंटल अगर एक बार परफेक्ट हो गए तो ये सब किताब पढ़ने में बहुत अच्छा लगेंगे, मतलब आपको समझ में आएंगे जल्दी। और किताबुल हावी का सब ट्रांसलेशन हो चुकी है CCRM के थ्रू, किताबुल मंसूरी का भी है, सब चीज़ किताब ऑलरेडी मार्केट में है। तो अगर आपको कुल्लियात पढ़ने के बाद में ये सब किताब पढ़ेंगे तो आपको ज़रा इसको थोड़ा आसान रहेंगी कुल्लियात के तौर पर। और कुल्लियात में अगर आप महारत हासिल कर लिया तो दुनिया की तमाम इल्म पढ़ने में, सीखने में आपको बहुत आसान रहेगी। इवन आपको इल्मुल नुजूम सीखना है, इल्मुल क़याफ़ा सीखना है, या आपको वास्तुशास्त्र सीखना है, या कोई फिजिक्स सीखना है, या आप आइंस्टीन की फ़िलोसफी सीखना है, या कुछ भी आइंस्टीन साइंस, कोई भी चीज़ आपको सीखना है, फ़िलोसफी हो, साइंस हो, सब चीज़ आपको कुल्लियात के ज़रिए या कुल्लियात के
नज़रिए से आप उनको जल्दी समझ सकें। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। वाकई हमको आपको एक फिलोसोफर, एक हकीम बनाने में ये कुलियात बहुत काम देगा या आपको बहुत सपोर्ट देंगे इसकी। दूसरी चीज़ जो मुफरात के ताल्लुक से, मुफरात का इल्म होना इसलिए ज़रूरी है कि कभी भी कोई पेशेंट आए, कभी कभी ऐसा करो कि एक आध मुफरत दवा पाउडर करके अपने क्लिनिक में रखो, वो पेशेंट को उठा के दे दो। पेशेंट के ऊपर बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन क्रिएट होता है नहीं कि हकीम साहब ऐसा नहीं कि रेडीमेड हकीम साहब नहीं, जड़ी बूटी के बारे में जानकारी रखता है। जैसे कि जीएटी के लिए कोई दवा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए एक दवा, कार्डियो के लिए एक दवा, लंग्स की, मतलब हर सिस्टम के हिसाब से 1 और 2 हर्बल मुफरदात या 2 का मिक्सिंग या 3 का मिक्सिंग वो पाउडर करके रखो क्लिनिक के अंदर। तो हमारे अंदर भी एक ऐसी चीज़ है, हाँ मैं भी एक हकीम बना, मेरा खुद का दवा चालू है, तो इनकम वाइज भी और उसकी इफेक्ट के तौर से भी, साइकोलॉजिकली पेशेंट के ऊपर भी आपकी जो कमांड है, आपकी जो ये जो पावर, वो भी बढ़ जाएंगे उसके अंदर। तो मुफरदात पढ़ने के लिए, मुफरदात भी अपनी मकामी तौर की जो मुफरदात है उसके ऊपर ध्यान दिया करो। ऐसा नहीं कि आपने मुफरदात मुश्कंबर, ज़ाफ़रान के बारे में पढ़े, ये सब चीज़ पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो दस्तियाब भी नहीं, वो मिलता भी नहीं और महंगा भी है। जो आम घरेलू चीज़ है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। तो मुफरात के लिए भी दुकान, बहुत सारी किताबें मौजूद है मार्केट में। हमने जैसे सफ़ीदीन का मुफरदात का किताब है, ग़ज़ाइनुल अदविया है, ताजुल मुफरदात है, रहनुमाए अकाकीर है, बुस्तानुल मुफरदात, ऐसे गिनते जाओ तो बहुत सारे। उसमें मसला ये होता है कि हर मुफरदात में अलग अलग मिजाज दिया, कन्फ्यूजन, कुछ किताबों में अलग मिजाज दिया, कुछ मिजाज में अलग दिया, कुछ दर्जा अलग अलग दिया, लेकिन फिर भी आम चीज़ जो हमारे घर में किचन में या हमारे अतराफ होते हैं, इसी मुफरत को, ताज़ा मुफरदात को और खुश्क मुफरदात को सीखने समझने की कोशिश करो। यहाँ तक कि यूट्यूब में और गूगल करेंगे तो आपको हर मुफरत के बारे में तफसील मिल जाएगी और आपको साइंटिफिकली उसका मालूमात हासिल करना है। तो वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको मुफरदात पढ़ना ज़रूरी है। तो कभी कभी हफ्ते में एक बार मुफरदात की किताब भी पढ़ा करो, या सिर्फ एक दिन में 1 या 2 मुफरदात के बारे में पढ़ा करो। मैं समझता 1 साल में तकरीबन 350 या 700 के मुफरदात आपको बयाट हो जाएंगे। और तीसरे की मुरक्कबात, इसलिए कि मुरक्कबात तो दस्तियाब है मार्केट में, बहुत हिंदुस्तान में तकरीबन 200-250 कंपनियां हैं, तो मुफरदात तो इजीली अवेलेबल भी है। लेकिन फिर भी एक अपने पास एक अंदाज़न अपने पास एक इल्म होना चाहिए कि मुरक्कब क्या क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, इसकी मतलब जुज़ई तौर पे, कुली तौर पे उसकी मिजाज क्या है। और मुफरदात का भी, मुरक्कबात का भी किताब मार्केट में बहुत है। एक तो गवर्नमेंट जो निकाला है कि नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन 10-15 उसका वॉल्यूम है, गवर्नमेंट ने आयुष डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट्स को, वो भी आपको मिल जाएंगे मार्केट में। ऑथेंटिक किताब है वो, जो आपको कोई दवा वो बनाना है तो उस नुस्खे के हिसाब से अगर सबमिट किया तो आपको जल्दी लाइसेंस भी मिलता है। फिर कराबादीन, बहुत सारे कराबादीन है, कराबादीन आजम, कराबादीन मजीदी, हमदर्द कराबादीन अलग है, और कराबादीन करशी है, कराबादीन आजम है। ये कॉमन जो है, बेहतरीन जो कराबादीन हम जो फॉलो करते हैं कि बायाज़ कबीर वॉल्यूम 1 और 2, ये तमाम दवा साज यानी कि कंपनियाँ वो फॉलो करते हैं। कराबादीन मजीदी कुछ लोग फॉलो करते हैं, सब मार्केट में अवेलेबल है। हमको हर चीज़ को पढ़ना नहीं, उसमें जो आम मार्केट में है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना ज़रूरी है। अगर इनकेस आपको फ्यूचर में कोई मुरक्कबात आपकी निगरानी में या आपको खुद बना के पेशेंट को देना है तो उसके लिए वो काम दे सकते हैं, मतलब आपके लिए वो बहुत ही अच्छा है वो, मतलब ऐसी मुरक्कब चीज़। तो ज़्यादा किताब पढ़ने से मुख्तसर किताब जो आपको ऑथेंटिक लगे, आपको बार बार पढ़ने के लिए काफ़ी है। उसमें सबसे बेस्ट कराबादीन में मैं समझता हूँ बयाज़ कबीर, और ये बेस्ट है वो बयाज़ कबीर वॉल्यूम, वो फॉलो करो उसके अंदर। और बहुत सारे किताबें हैं आपको, अगर इंशाल्लाह एक दिन मैं पूरी किताबों का लिस्ट दूसरे तौर पे एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फिजिकली, इसे कि मेरे पास बहुत सारे किताब रखे, वो फिजिकली हर अलग है मेरे अलग अलग लाइब्रेरी में, तो उसको एक साथ आपके सामने शो करना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको फिजिकली नहीं बता रहा, लेकिन आपको हर किताब के पढ़ने में आपको एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। एक किताब के मतलब ताल्लुक से हम डिस्कस करेंगे, इसकी रिव्यू करेंगे, ये किताब कैसे आपको पढ़ने के लिए। क्योंकि आजकल जो किताब है ऑलरेडी वो ज़्यादातर किताब कट पेस्ट कॉपी है। जो ऑथेंटिक किताब है, पुरानी जो टेस्ट है, पुरानी जो मैन्युस्क्रिप्ट से जो लिखा है, वो किताब बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है।
लास्ट जो रेफरेंस है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आप लोग को ये नहीं कि कौन सी पढ़ना है। मैं कभी कभी हस्तरेखा भी पढ़ता हूँ, कभी फल्कियात पढ़ता हूँ, कल मैं इल्म नजूम पढ़ता हूँ, कभी ख्वाबों की ताबीर पढ़ता हूँ, कभी पेशेंट की मतलब साइकोलॉजी पढ़ता हूँ। मतलब हर चीज़ के ताल्लुक से हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, ताकि मरीज को ये मालूम पड़े कि हकीम साहब वाकई हर चीज़ का हिकमत रखते हैं, हर चीज़ से ताल्लुक रखता है। अगर आपको किसी को काउंसलिंग भी करना है तो हर चीज़ हर जगह पे काम आता है। मैं हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी कुल्लियात अगर परफेक्ट है, मैं समझता हूं आपके बेहतर कोई काउंसलर नहीं होगा दुनिया में, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट। समझा? अगर कोई भविष्यवाणी बोल रहा है मतलब वास्तु के हिसाब से, वो भविष्यवाणी बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे कि आप अगर नॉर्थ कमरे में अगर लेटे तो आपके अंदर बलगमी अमराज होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अनासिर के एतबार से जिस कमरे में आप सोता है वो कमरे में साइंस, यूनानी साइंस के हिसाब से आपको एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, नज़ला, जुकाम बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, ताकि आप उस कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में सो जाओ। और भविष्यवाणी बोलने वाले वास्तु क्या कहेंगे, उस कमरे में मत सोया करो, आपको फलाना डिजीज हो सकते। क्यों? अगर मरीज ने पूछा या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू उसने सवाल किया तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जवाब हम हकीम दे सकते। आप ईस्ट कमरे में न सोइए या वेस्ट में सोइए, ये सब चीज़, आप क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ हमको एक वास्ट रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। जिसको रीडिंग की आदत नहीं है तो आजकल यूट्यूब में डिफरेंट टाइप की टॉपिक्स, स्पिरिचुअलिटीज़म, सूफिज्म से लेके आप पूरी की पूरी दुनिया की तमाम सब्जेक्ट, आइंस्टीन की फिलोसफी, आइंस्टीन की साइंस तक आपको आजकल यूट्यूब में डिफरेंट लैंग्वेज में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, मलयालम में, सब लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। लेकिन अपने पास वक्त नहीं है, तो इसको ऐसे क्लासीफाई करो। आपको अगर स्टार्टअप करना है, बेसिकली कंसेप्ट क्रिएट करो। मुझे क्लिनिक में धीरे धीरे मेरे सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए तरीका है कि शुरुआत करो पर डे 1 पेशेंट से, कोई भी डिजीज को लेके धीरे धीरे स्टार्ट करो, फिर अपना इल्म में इजाफा करते हैं। जहाँ डाउट है तो दूसरे से कोई डिस्कस करो। ये अगर करते जाएंगे 5-6 साल के अंदर एक बेहतरीन हिकमत यानी एक हकीम भी बन सकते हैं, आपके अंदर एक बेहतरीन हिकमत भी आ जाएंगे। थैंक यू।